QKIS कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, QKIS यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th में चैप्टर नंबर 10 देखेंगे। इसमें हम लोग मानव नेत्र देखेंगे, निकट और दूर दृष्टि दोष क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है इसको जानेंगे। इसके अलावा जो आकाश का रंग नीला क्यों होता है इन सब के बारे में हम लोग उदाहरण के रूप में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते सीधे लेसन की ओर। आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th का 10 नंबर चैप्टर देखेंगे। मानव नेत्र के बारे में जानेंगे तथा रंग बिरंगा संसार कैसे है इसका मतलब एक तरह से बताया गया है कि हमारा जो नेत्र है वो कैसे चीज़ों को देखता है, वो जो है, और मानव नेत्र से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हमें अच्छे से देखना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे टॉपिक से, इसलिए इनको बहुत अच्छे से देखना और समझने की जरूरत है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। लिखा है आपका, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि ये यहाँ से क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में आते ही हैं, तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिखा हुआ है आपका, पिछले अध्याय में आपने लेंसों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन किया था। मैंने बताया था, इससे जो पहला चैप्टर था 9th नंबर चैप्टर था, उसमें प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताया गया था। आप लेंसों द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की प्रकृति, स्थिति तथा उनके जो है अपेक्षित साइज के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं, ये भी मैंने बताया था। यह ज्ञान जो है मानव नेत्र के अध्ययन में हमारी किस प्रकार सहायता कर सकता है, इसके बारे में हमें देखना है कि लेंस का उपयोग हमारे जो है मानव नेत्र के लिए भी कैसा हो सकता है। ठीक है, मानव नेत्र प्रकाश का उपयोग करता है तथा हमारे चारों ओर की वस्तुओं को देखने के लिए हमें समर्थ बनाता है। इसकी संरचना में एक लेंस होता है। मानव नेत्र में लेंस का क्या प्रकार है, जो इसके मतलब क्या कार्य है, तो लेंस का हमारे मानव नेत्र में क्या उपयोग है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चश्मों में प्रयोग किए जाने वाले लेंस दृष्टि दोष को किस प्रकार संशोधित करते हैं, इस अध्याय में हम इन्हीं प्रश्नों का पर विचार करेंगे कि मानव नेत्र कैसे काम करता है और कैसे दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष क्या क्या होता है, यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। लिखा हुआ है, पिछले अध्याय में हमने प्रकाश और इसके कुछ गुणों के बारे में अध्ययन किया था। इस अध्याय में हम इन धारणाओं का प्रकृति में कुछ प्रकाशीय परिघटनाओं के अध्ययन में उपयोग करेंगे। हम इंद्रधनुष बनने, श्वेत प्रकाश के वर्णों रंगों में जो है आपका विभक्त होने तथा आकाश के नीले रंग के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इंद्रधनुष के बारे में हम लोग इससे बात करेंगे। श्वेत प्रकाश का जो आपका क्या कहते हैं, प्रिज्म से जो अलग अलग रंग में बदल जाता है उसको देखेंगे। आकाश नीला क्यों होता है ये भी हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं मानव नेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो मानव नेत्र ये है आपका, इसमें जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है। इसमें क्रिस्टलीय लेंस होता है, ये आपका पुतली होता है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें होती है और कैसे काम करती हैं उसी के बारे में यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। तो इसके बारे में हमें यहाँ पर ध्यान से देखने और समझने की ज़रूरत है। तो लिखा हुआ है आपका, मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही जो है ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें इस अद्भुत संसार और हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। आंख बंद करके हम वस्तुओं को उनकी गंध, स्वाद, उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि या उनको स्पर्श करके कुछ सीमा तक पहचान सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये ज्ञानेंद्रियों पर निर्भर है तो हम जो है आंख बंद करके कुछ चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं। तथापि आंखों को बंद करके रंगों को पहचानना संभव नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। जैसे अगर हम आंख बंद कर लेते हैं तो नाक से हम स्वाद जो है गंध सुन सकते हैं, जीभ से स्वाद ले सकते हैं, कान से ध्वनि सुन सकते हैं, लेकिन हम किसी रंग की पहचान बिना आंख खोल के नहीं, मतलब बंद करके नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार समस्त ज्ञानेंद्रियों में मानव नेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें हमारे चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है। इसीलिए आंख का जो है इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और मानव नेत्र में, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर किसी का है तो संवेदनशील भी कोई है तो मानव नेत्र है। लिखा है, मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे, जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, पर प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर के नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कार्निया या जो है स्वच्छ मंडल कहते हैं। तो कार्निया जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चित्र में दिखाया भी गया है कि झिल्ली नेत्र गोलक के अग्रभाग पर पारदर्शी उभार बनाती है। नेत्र गोलक की आकृति
लगभग जो है क्या होती है, तो गोलाकार होती है। इसका व्यास जो होता है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही होता है। ठीक है, तो नेत्र का अधिकांश जो प्रकाश जो प्रवेश करता है कार्निया पर ही अधिकतर क्या हो जाता है, अपवर्तन उसका हो जाता है। ठीक है, आगे है क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर जो है फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। कार्निया के पीछे की जो एक संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है पारितारिका कहते हैं। पारितारिका जो है गहरा पेशीय जो है डायफ्रामा होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो प्रकाश की जो मात्रा उससे नियंत्रित कौन करता है, तो पुतली करती है। आगे लिखा है अभी जो है नेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है, तो वो उल्टा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। रेटिना का एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जो है जिसमें बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत जो है सिग्नल उत्पन्न करती है। ये सिग्नल दृष्टि तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं और मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है। अतः इस सूचना को संसाधित करके जिससे कि हम किसी वस्तु को जैसा है वैसा ही देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई चीज़ जब देखने प्रयास करते हैं तो उसकी सूचना भी तंत्रिका तंत्र तक जाती है, मस्तिष्क से जाती है, फिर हमें वो निर्देश करता है, तभी हम किसी चीज़ को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कभी कभी हम कहीं अगर मुड़ के कोई चीज़ देखते हैं तो उसकी भी सूचना पहले वहाँ जाती है, तब हमको ये आदेश मिलता है, तब हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है बहुत कम सेकेंडों में ये घटनाएँ हो जाती हैं। आगे लिखा है समंजन क्षमता क्या होती है। अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। इसकी वक्रता में कुछ सीमाओं तक जो है पश्चाभी पेशियों द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। जब पेशियां शिथिल होती हैं तो अभिनेत्र जो है आपका लेंस पतला हो जाता है। इस प्रकार इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस स्थिति में हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाने में असमर्थ होते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे लिखा है जब आप आँख के निकट की वस्तुओं को देखते हैं तब पश्चाभी पेशियाएं सिकुड़ जाती हैं जिससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। अभिनेत्र लेंस अब मोटा हो जाता है। परिणाम स्वरूप अभिनेत्र लेंस की फोकस जो दूरी घट जाती है, इससे हम निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। तो निकट दृष्टि दोष और जो आपका जो दूर दृष्टि दोष है वो इसी से प्रभावित होता है। उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर ये पहले बता दिया गया है। ठीक है, आगे लिखा है इसमें लेंस जो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता है जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जो आपका क्या कहते हैं समंजन कहलाती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसको समंजन बना लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने हम एक आंख से देखते हैं, जब हम दोनों आंख से देखते हैं तो उसकी समायोजिता ज़्यादा हो जाती है। तथापि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी पर निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं होती है। किसी छपे हुए पृष्ठ को आंख के अत्यंत निकट रखकर उसे पढ़ने का प्रयास कीजिए तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। अगर हम किसी चीज़ को बहुत नज़दीक लाके पढ़ते हैं तो हम नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि वो धुंधला नजर आता है। आप अनुभव करेंगे कि वह प्रतिबिंब धुंधला या इससे आपके नेत्रों पर तनाव पड़ता है, आंखें दर्द होने लगती है जब हम कोई चीज़ बहुत नज़दीक से देखने का प्रयास करते हैं। किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए आपको इसे अपने नेत्रों से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि हमें जो है सबसे स्पष्ट कितनी दूरी पे दिखाई देता है, तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे हमें स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है जहाँ पे हमें ये दिखाई देता है। ठीक है, कोई भी वस्तु। आगे लिखा है वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है उसे सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। इसे नेत्र का निकट बिंदु भी कहते हैं। किसी सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए निकट बिंदु की आंख से दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। बिल्कुल सही है। वह दूरस्थ बिंदु जिस पर कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है नेत्र का दूर बिंदु जो है फार पॉइंट कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए यह जो है अनंत दूरी
पर होता है। इस प्रकार आप नोट कर सकते हैं कि सामान्य नेत्र लगभग जो है क्या है 75 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक रखी सभी वस्तुओं को स्पष्ट सुस्पष्ट देख सकता है। तो न्यूनतम दूरी क्या होती है, वो 25 सेंटीमीटर होती है। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस जो है धुंधिया या धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को हम मोतियाबिंद कहते हैं। तो मोतियाबिंद कहाँ होता है, क्रिस्टलीय लेंस में होता है, जो अभी आपने आंख के फोटो को देखा था। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि जो है क्षय हो जाता है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है, इसलिए मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं और दुधिया जो धुंधलापन होता है उसको निकाल देते हैं और फिर वो जो है स्पष्ट रूप से लोग आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन आप देख सकते हैं मैं निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का जो है आपका दूर लेंस दिखा रहा है। ये आपका जो है निकट दृष्टि दोष लेंस है, फिर आपका निकट दृष्टि दोष का संशोधन लेंस है। उसी चीज को यहाँ पर अलग अलग मैप के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। तो दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इनके बारे में हमें जानना और समझने की बहुत जरूरत होती है। ठीक है, लिखा है आपका निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में एक बात और याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। दृष्टि दोष तथा जो है उनका संशोधन क्या है। ये कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी जो है समंजन क्षमता को खो सकते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाते हैं। नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है। ठीक है, तो लेंस में अपवर्तन के कारण क्या होता है, लेंस हमें जो है कम दिखाई देता है। लिखा है आपका प्रमुख रूप से दृष्टि के 3 सामान्य अपवर्तन दोष होते हैं। वो कौन कौन से, तो कौन कौन दोष होते हैं, एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दीर्घ या दूरदृष्टि दोष, और एक होता है आपका जरा दूरदृष्टि दोष होता है। तो 3 तरह का होता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखना और समझने की हमें जरूरत है। लिखा हुआ है आपके कि इन दोषों को उपयुक्त गोलीय लेंस के उपयोग से संशोधित किया जा सकता है। हम इन दोषों और इनके संशोधन के बारे में संक्षेप में यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रॉब्लम बताई जा रही है उसको दूर करने का उपाय भी इसमें बताया गया है। ठीक है, जिसे किस लेंस से वो दूर किया जा सकता है उसी चीज को यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, लिखा है निकट दृष्टि दोष। ये क्या है, तो निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टता जो है भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है। तो इसमें याद कैसे करना है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की नहीं दिखाई देती है, बात याद रखना। तो निकट दृष्टि दोष को हमेशा पकड़ना कि निकट दिखता है, दूर नहीं दिखता है, और दूर दृष्टि दोष में इसका ठीक उल्टा होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर के नेत्र के पास आ जाता है। ऐसा व्यक्ति कुछ मीटर दूर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट देख पाता है। निकट दृष्टि दोष युक्त लेंस में किसी दूर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टिपटल रेटिना पर ना बन करके जो है दृष्टिपटल के सामने बनता है। यही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, 2-3 बार आ चुका है कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है। तो ठीक है, तो रेटिना पे ना बन करके उसके सामने बनता है, रेटिना के आगे बनता है क्या, वस्तु का प्रतिबिंब। इसीलिए जो है दूर रखी वस्तु नहीं देख पाता है। और निकट यहाँ शब्द का मतलब ही पकड़ के रखना कि निकट मतलब हो गया निकट की हमें दिखाई देती है, लेकिन हमें दूर की नहीं दिखाई देती है। ये बात याद रखना। ठीक है, आगे लिखा है इस दोष के उत्पन्न होने के कारण क्या है। तो क्या कारण है जिससे निकट दृष्टि दोष होता है। तो पहला है आपका अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना, उसकी वक्रता क्या हो जाती है, अत्यधिक हो जाती है। दूसरा, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ठीक है, इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस अपसारी लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो याद रखना, अगर किसी को निकट दृष्टि दोष हुआ है तो उसे अवतल लेंस या उसे हम अपसारी लेंस भी कहते हैं, इसी का उपयोग करके किया जाता है। तो ये बात याद रखेगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, आगे लिखा है उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब को वापस दृष्टिपटल रेटिना पर ले आता है और इस प्रकार इस दोष का संशोधन हो जाता है, उपचार हो जाता है। तो जो रेटिना पे नहीं बनता वो रेटिना बनने लगता है अवतल लेंस के
कारण इसीलिए जो है वो देखने लगता है, दूर की वस्तु भी वो देख सकता है। ठीक है, अब आते हैं दीर्घ दृष्टि दोष, इसे हम क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। तो क्या लिखा है, दीर्घ दृष्टि दोष को दूरदृष्टता भी कहते हैं। दीर्घ दृष्टि वो दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है। तो यहाँ दीर्घ लिखा है या दूर लिखा है, तो इसका मतलब दूर की वस्तु को देख सकता है लेकिन पास की वस्तु को नहीं देख सकता है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, आगे लिखा है परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। ऐसे व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफी अधिक दूरी पर रखना पड़ता है, क्योंकि वो पास की वस्तु नहीं देख सकता है, तो उसको 25 सेंटीमीटर से दूर रखना पड़ता है। इसका कारण यह है कि पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टिपटल रेटिना के पीछे बनती हैं। वहां उसमें क्या होता है, निकट में, निकट दृष्टि दोष में आगे रेटिना के, यहाँ पे रेटिना के पीछे जो होता है। ठीक है, जैसा कि जो है चित्र में दिखाया भी गया है। आगे लिखा है इस दोष के उत्पन्न होने के कारण क्या है। पहला कारण क्या है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। दूसरा है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, यहाँ छोटा हो जाना है। ठीक है, इस दोष के लिए को उपयुक्त क्षमता के अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। याद रखना, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, जिसके द्वारा हम दूर दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस युक्त चश्मे दृष्टिपटल पर वस्तु का प्रतिबिंब फोकसित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षमता प्रदान करते हैं, इसलिए निकट स्थित जो है वस्तु हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, एक और होता है आपका जरा दूरदृष्टिता। क्या होती है, तो लिखा है वायु में वृद्धि के कारण, अधिकांश वृद्ध लोगों में होता है। ठीक है, तो आयु में वृद्धि के साथ साथ मानव नेत्र की जो है समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। संशोधक चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को हम क्या कहते हैं, जरा दूरदृष्टि दोष कहते हैं। यह पश्चाभी पेशियों के पीछे धीरे धीरे दुर्लभ होने और क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी के कारण उत्पन्न होता है। तो क्या कारण होता है जिससे होता है जरा दृष्टि दोष, तो दो चीजें, एक आपका क्या है, पश्चाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होना, और दूसरा क्रिस्टलीय लेंस का लचीला हो जाना, यही कारण होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति के जो है निकट वाला दूर दोनों हो सकता है। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकने के लिए प्रायः जो है द्विफोकसी लेंसों जो है क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बायोफोकस लेंस की आवश्यकता होती है। सामान्य प्रकार के दो फोकसी लेंसों में अवतल और उत्तल दोनों लेंस होते हैं, तो इसमें दोनों लेंस होते हैं। ठीक है, ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है या दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायता करता है, और निचला भाग इसका अवतल लेंस होता है जो पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायता करता है। तो याद रखना, जो जरा दृष्टि दोष होता है उसमें दोनों, न दूर की वस्तु ठीक से दिखाई देती है और न ही पास की वस्तु दिखाई देती है, इसीलिए इसमें दोनों लेंस का उपयोग करते हैं। इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, द्विफोकसी लेंस नाम रखा गया है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत आसान चीजें हैं, इसको आसान से समझा जा सकता है। ठीक है, आगे लिखा है आजकल जो है सस्पर्श लेंस जो है आपका अथवा शल्य हस्तक्षेप द्वारा दृष्टि दोष को संशोधित कर संभव किया जा सकता है, ऑपरेशन द्वारा भी उसको ठीक किया जा सकता है। उसी के बारे में ये बात हो रही है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो आप अध्ययन कर चुके हैं कि एक आयताकार कांच के स्लैब से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होता है। ये मैंने इससे पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम लोग। समानांतर अपवर्तक पृष्ठों के लिए जैसा कि कांच के स्लैब में होता है, अपवर्तित किरण आपतित किरण के समानांतर होती है, तथापि पार्श्व में यह कुछ विस्थापित हो जाती है। किसी पारदर्शी प्रिज्म से गुजरने पर जो है प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होगा। कांच के एक त्रिभुज प्रिज्म पर विचार कीजिए। इसके दो त्रिभुजाकार जो आपका आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। ये जो है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो प्रिज्म होता है उसमें 2 त्रिभुजाकार होता है और 3 आयताकार पृष्ठ होते हैं। ये भी क्वेश्चन यहाँ में आया हुआ है। ठीक है, ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं। जो है इसके 2 पार्श्व फलकों के बीच को कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। आइए अब एक क्रियाकलाप के द्वारा अध्ययन करें कि कांच के त्रिभुज प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार
परावर्तित होता है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, प्रिज्म को दे सकते हैं, कांच का प्रिज्म है। ठीक है, आप इसको दे सकते हैं और इस पर जो है जब श्वेत प्रकाश जाता है, सूर्य की किरणें होती हैं, तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। 7 रंग के क्रम को भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये भी हमें अच्छे से नोट करके याद करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग यहाँ देखने का प्रयास करते हैं क्या लिखा है इसमें। ठीक है, हमें किसके बारे में कैसे इसको याद करना है। तो लिखा है, संभवतः प्रिज्म से आपतित श्वेत प्रकाश को रंगों वर्णों की पट्टी में विभक्त कर दिया गया है। तो प्रिज्म होता है जो उसे 7 रंगों में विभाजित कर देता है। इस रंगीन पट्टी के दोनों सिरों पर दिखाई देने वाले वर्णों को नोट कीजिए, कौन कौन से कलर होते हैं। ठीक है, तो आपको सबको पता होगा कि एक तरफ रेड होता है सबसे और एक तरफ बैगनी होता है। तो लिखा भी है, पर्दे पर दिखाई देने वाले वर्णों पर क्या क्रम है। दिखाई देने वाले वर्णों का जो क्रम है, सबसे नीचे है आपका बैगनी। ठीक है, बैगनी के बाद है आपका जामुनी, जामुनी के बाद है आपका नीला, नीला के बाद है आपका हरा, पीला और फिर नारंगी और अंत में जो है लाल, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। प्रसिद्ध अगर कहा जाए, परिवर्णी शब्द जो है, इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है VI जो है BGYOR। ठीक है, आपको वर्णों के क्रम याद करने में सहायता करेगा। तो याद रखना, इससे जो है हम किसी वर्ण को मतलब रंगों को हम इसको याद कर सकते हैं। कैसे वो याद होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है। ठीक है, प्रकाश के अवयविक वर्णों के इस जो है बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इसको स्पेक्ट्रम द्वारा कहता है। ठीक है, जो ये 7 रंग अलग हो जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम आप दे सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप सभी वर्णों को अलग अलग ना देख पाएं, फिर भी कुछ ऐसा अवश्य है जो प्रत्येक वर्ण को एक दूसरे से अलग कर सकता है, अलग करता भी है। प्रकाश के अवयविक वर्णों में विभाजन को जो है क्या कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं। तो जो अलग अलग कलर अलग अलग हो रहे हैं, तो जो कलर अलग हो रहे हैं, जो सीमा बन रही है, उसको क्या कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं। आपने देखा है कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा इसके 7 अवयवी वर्णों में जो है क्या हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाता है। हमें ये वर्ण क्यों प्राप्त होते हैं, किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते मुड़ते हैं। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है जबकि बैगनी प्रकाश सबसे अधिक झुकता है। आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए प्रत्येक वर्ण की किरणें अलग अलग पथों के अनुदिश निर्गत करती हैं, अलग अलग पथों के अनुसार वो चलती हैं। उसी चीज को यह बताया गया है। ठीक है, आगे लिखा है जो है, आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी चीज को दिखाया गया है। ठीक है, कि श्वेत प्रकाश से स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन कैसे होता है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, तथा सुस्पष्ट दिखाई देती है। ये सुस्पष्ट वर्णों का बैंड ही हमें स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देता है। आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य के स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, आगे लिखा है, दूसरे समान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया, किंतु उन्हें और अधिक वर्ण नहीं मिल पाए। फिर उन्होंने जो है क्या किया, जैसे चित्र में दिखाया गया है कि जो है एक दूसरे के सर्वसम प्रिज्म वाले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा। तो प्रिज्म को क्या कर दिया, उन्होंने उल्टी स्थिति में रख दिया है। आप देख सकते हैं। ठीक है, एक प्रिज्म क्या है, सीधा है, तो एक दूसरा उल्टा है। तो उसके माध्यम से उन्होंने कुछ ज्ञात करने का प्रयास किया। तो क्या ज्ञात करने का प्रयास किया, उसके बारे में बताया गया है। तो लिखा है, इससे स्पेक्ट्रम के सभी वर्ण दूसरे प्रिज्म से होकर गुजरे। उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरणपुंज निर्गत हो रहा है। इस जो है परीक्षण से न्यूटन को यह विचार आया कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना हुआ है। जब उन्होंने इसका परीक्षण किया तब उनको मालूम चला कि जो है 7 जो है अलग अलग रंगों का बना हुआ है। कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश से सदृश स्पेक्ट्रम बनाता है, प्रायः श्वेत प्रकाश वो कहलाता है। ठीक है, तो 7 रंग मिलकर के वो श्वेत प्रकाश कहलाते हैं। आगे लिखा है, इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों से दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। तो याद रखना, जो आपका इंद्रधनुष होता है उसमें भी 7 रंग होते हैं। आप देख सकते हैं इंद्रधनुष ऐसे बनते हुए, आप इस तरह का देखे होंगे इंद्रधनुष बनते हुए। ठीक है, तो इंद्रधनुष बनता है, अगर मान लीजिए ये भी कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इंद्रधनुष अगर दिन में अगर हम सुबह के समय इंद्रधनुष देखते हैं तो कहाँ बनता है। तो सबसे पहले जरूरी है इंद्रधनुष बनने के लिए वर्षा का होना। अगर वर्षा होती है तो धूल कण पे ही जो उसके जो है बूंदें रुक जाती हैं और तुरंत सूर्य का निकलना भी जरूरी है। जब सूर्य निकलता है तो मान लीजिए अगर ये आपका ईस्ट है
और आपका ये बेस्ट है। तो अगर मान लीजिए सुबह के समय अगर इंद्रधनुष बनेगा तो पश्चिम की ओर बनता है, और अगर शाम को इंद्रधनुष बनता है तो पूर्व की ओर बनता है। क्यों? क्योंकि सूरज मान लो पश्चिम की ओर है, और अगर यहाँ इंद्रधनुष बनेगा तो इसकी सूर्य किरणें आएंगी और ऐसे जो इस तरफ इंद्रधनुष बन जाएगा, ठीक है, पूरब की ओर। तो अगर कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि दिन के 12 बजे कहाँ बनेगा इंद्रधनुष, किस दिशा में बनेगा, तो नहीं बनेगा, क्योंकि सूरज 12 बजे यहाँ रहता है, बिल्कुल ठीक ऊपर रहेगा। तो जो है उसके लिए जो है क्या कहते हैं, सूर्य का परावर्तन नहीं हो पाएगा, इसलिए इंद्रधनुष नहीं बन पाता है। उसी चीज को अभी आगे यहाँ पर हो सकता है बताया जाए। तो लिखा हुआ है आपका जो है, या वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के जो है परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है, वो जो है प्रक्षेपित हो जाती हैं। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अभी जो मैंने आपको बताया कि पूरब में बनेगा, अगर सुबह होगा बनेगा तो पश्चिम की ओर, और जो है शाम को बनेगा तो पूरब की ओर बनता है। तो सूरज जहां होगा उसके ठीक विपरीत दिशा में ही वो बनता है, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं। सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदें जो है क्या कर देती हैं, अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं। तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तन करती हैं। तो आंतरिक परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है। अंततः जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती है। प्रकाश के परिक्षेपण और आंतरिक परावर्तन के कारण जो है विभिन्न वर्ण जो है क्षेपक के नेत्रों तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, और उससे क्या बन जाता है, इंद्रधनुष बन जाता है। आगे लिखा है, यदि सूर्य आपकी पीठ की ओर हो और आप आकाश की ओर धूप वाले किसी दिन किसी जल प्रपात अथवा जल के फव्वारे से देखें तो आप इंद्रधनुष का दृश्य दे सकते हैं। तो जहाँ जल प्रपात बनता होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है इंद्रधनुष हमेशा बनते, क्योंकि वहाँ पर लगातार जो है हवाओं में और जो है धूल कणों में वर्षा की बूंदें वहाँ पर और जल की बूंदें वहाँ ज़्यादा पाई जाती है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ पर हमेशा बनता है, ठीक है। आगे लिखा है, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। लिखा है, आपने संभवतः कभी आग या भट्ठी अथवा किसी ऊष्मीय विकरक के ऊपर उठती गर्म वायु के जो है विक्षुब्ध प्रवाह में धूल के कणों की आभासी अनियमित अस्थिर गति अथवा झिलमिलाहट देखी होगी। आग के तुरंत ऊपर की ओर वायु अपने जो ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसा होता है। गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में हल्की और कम घनत्व की होती है। जब वायु गर्म हो जाती है तो वो हल्की हो जाती है, और कम घनत्व होता है तो ऊपर उठती है, तथा इसका अपवर्तांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, मतलब ज़्यादा वो डिस्टर्ब नहीं होती हैं, क्योंकि अपवर्तन माध्यम वायु की भौतिक अवस्थाएं स्थिर नहीं हैं। इसीलिए गर्म वायु में से होकर देखने पर वायु की वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित तो होती रहती है, ठीक है, क्योंकि गर्म वायु ऊपर उठती रहती है तो उससे हम कोई चीज़ जब देखते हैं तो स्पष्ट हम नहीं देख पाते हैं। इस प्रकार यह अस्थिरता हमारे स्थानीय पर्यावरण में लघु स्तर पर वायुमंडलीय अपवर्तन पृथ्वी के वायुमंडल के कारण प्रकाश का अपवर्तन का ही एक प्रभाव है। तारों का टिमटिमाना बृहत स्तर की एक ऐसी परिघटना है। आइए देखें कि इसकी व्याख्या हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं ये भी हमें जानना है, क्योंकि हमें तारे जब हम कभी देखते हैं, मानो अपने घर में छत के ऊपर जाते हैं और तारा देखते तो हमेशा वो कभी ज़्यादा जलता हुआ कभी कम जलता हुआ दिखाई देता है। तो उसके पीछे क्या कारण है इसको हमें समझना है, क्योंकि यहाँ सबसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो लिखा है, तारों का टिमटिमाना क्या है। अब आप देख सकते हैं ये कोई भी तारा जब देखता है तो तारा में जो भी आपको मैंने क्या बताया, तारा कभी हमें पूरा जलता हुआ नहीं दिखाई देता, कभी उसके जो है लाइट कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। तो उसी चीज़ को ये बताया गया है। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं ये बताया जा रहा है। तो लिखा है, तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से तारे क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता रहता है। क्यों अपवर्तित होता रहता है? मान लीजिए ये यहाँ पे तारा है, ठीक है, और ये आपका पृथ्वी है। जब हम पृथ्वी से तारे को देखते हैं तो बीच में वायु भी चलती है, तो वायु के चलने की वजह से भी जो है वो हमें अपवर्तन होता रहता है, अपवर्तित होता रहता है। इसकी वजह से भी तारे टिमटिमाते हैं, हमें दिखाई देते हैं। लिखा है, वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम से होता है जिसका क्रमिक परिवर्तित अपवर्तांक हो, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अविलंब की ओर झुका देता है।
अब तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है, इसीलिए वो भिन्न प्रतीत होती है। ठीक है, क्षितिज के निकट देखने पर कोई तारा आपकी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है। जितना हम तारे को देखते हैं वो थोड़ा सा और ज़्यादा दूरी पर दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त जैसा कि ऐसी ही परिस्थिति में पिछले अनुभाग में वर्णन किया गया है, मतलब किया जा चुका है पिछले पैराग्राफ में, कि तारे की एक आभासी स्थिति भी अस्थायी न होकर के धीरे धीरे थोड़ी बदलती रहती है। कभी तारा ज़्यादा जलता है, कभी कम जलता है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं अस्थायी नहीं है। ठीक है, अस्थायी नहीं है, भौतिक अवस्थाएं मतलब जो हवाएं चल रही हैं। क्योंकि तारे बहुत दूर हैं, अतः वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के सन्निकट हैं। क्योंकि तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है हवाओं के चलने की वजह से, अतः तारे की आभासी स्थिति क्या हो जाता है, विचलित होती रहती है। तो तारे की जो आभासी स्थिति है वो क्या हो जाती है, थोड़ा विचलित हो जाती है। ठीक है, उससे क्या होता है, तथा आंखों में प्रवेश करने वाले तारे के प्रकाश मात्रा में झिलमिलाहट रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है और कभी धुंधला, तो जो कि इसे हम टिमटिमाना का प्रभाव कहते हैं। तो कभी वो ज़्यादा तेज जलता है, कभी कम तेज जलता है, उसी को हम टिमटिमाना कहते हैं तारों का। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं ये भी जान लेते हैं। क्योंकि ग्रह जो है वो जो है तारा नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं होता है। तो ग्रहों में प्रकाश नहीं होता, जबकि तारों में प्रकाश होता है। ठीक है, तारा ग्रहों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास हैं और इसीलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान ले तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुछ परिवर्तन औसत मान शून्य होगा। इसी कारण टिमटिमाने का प्रभाव निष्प्रभावी हो जाएगा। तो ग्रहों के जो है टिमटिमाने का जो कारण है उसका एक तो नज़दीक होना है, दूसरा इसका प्रकाश नहीं होता है, ये भी एक कारण है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त का प्रभाव दिखाया जा रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है आप देखा होगा कि सूरज बड़ा दिखाई देता है कभी कभी। तो क्यों ऐसा होता है, तो यहाँ लिखा भी है, आप देख सकते हैं, लिखा है अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त क्या होता है। तो कभी कभी क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि जो है सूर्योदय से पहले कभी कभी सूर्य दिखाई देता है अग्रिम, और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। क्यों, उसे जो है विलंबित कहते हैं। तो क्या होता है ये भी जान लेते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो लिखा है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि सूर्योदय से पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है, बिल्कुल रेड कलर का बड़ा सा, क्यों दिखाई देता है, तो वायुमंडल के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता रहता है। वास्तविक सूर्योदय से हमारा अर्थ है सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना, जैसा दिखाया गया है। सूर्य की क्षितिज सापेक्ष वास्तविक तथा आभासी स्थितियां दर्शाई गई हैं। वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतर लगभग 2 मिनट का होता है। इसी परिघटना के कारण ही सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की जो है चक्रिका जो है चपटी प्रतीत होती है। ये भी कभी आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो लिखा है प्रकाश तथा हमारे चारों ओर की वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण ही हमें जो प्रकृति में अनेक आश्चर्यजनक परिघटनाएं देखने को मिलती हैं। आकाश का नीला रंग क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि आकाश का नीला रंग क्यों होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। गहरे समुद्र के जल का रंग नीला होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो है रक्ताभ दिखाई देना, मतलब बिल्कुल रेड दिखाई देना, ये भी कारण क्या होता है, प्रकीर्णन कारण होता है। तो कभी कभी देखा होगा सूर्य और सूर्यास्त के समय सूरज बहुत बड़ा रेड दिखाई देता है, वो भी कारण यही है। कुछ ऐसी जो है अद्भुत परिघटनाएं हैं जिनसे हम परिचित हैं। पिछले कक्षा में आपको जो है कोलाइडिक कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के विषय में अध्ययन किया है। किसी जो है वास्तविक विलयन से गुजरने वाले प्रकाश किरण पुंज का मार्ग हमें दिखाई नहीं देता, तथापि किसी कोलाइडली विलयन से जहां कणों का साइज अपेक्षाकृत बड़ा होता है वह मार्ग दृश्य हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना जो प्रकीर्णन का क्या क्या उदाहरण होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इसको अच्छे से आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, आगे भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, लिखा है आपका
जो है टिंडल प्रभाव क्या होता है। तो लिखा है पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषम मार्गी मिश्रण होता है। मतलब यह हो गया कि हमारे वायुमंडल में धूल कणों के जो है बहुत ज़्यादा संख्या है, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं धूल कण। इन कणों में धुआं होता है, जल की सूक्ष्म बूंदें होती हैं, धूल के निलंबित कण होते हैं, वायु के अणु सम्मिलित होते हैं। जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखलाई देने लगता है। इन किरणों से विस्तृत प्रकाश परावर्तित होकर के अपने पास तक पहुंचता है और कोलाइडली कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना क्या कहलाती है, टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। ठीक है, जिसके विषय में आप अध्याय 9 मतलब क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो इस परिघटना को आप देखा जा सकता है। कभी कभी देखा होगा कि जब अगर जो है कोई ऐसा कमरा है जहां से सूर्य का प्रकाश अंदर की ओर प्रवेश करता है, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश किसी जो है बहुत पतले छिद्र से जब अंदर प्रवेश करता है तो आपको बहुत सारे धूल कण दिखाई देते हैं वहां पे। आपने ऐसा कभी कभी देखा भी होगा, उसी चीज को ये बताने का प्रयास कर रहा है। आगे लिखा है इस प्रकार प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को दृश्य बनाता है। जब किसी घने जंगल के बितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। तो इसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं। जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश का प्रकीर्णन कर देती हैं। प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले रंग के को जो है प्रकीर्णन करते हैं। याद रखना ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि अत्यंत सूक्ष्म जो कण होते हैं वो मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, जबकि बड़े साइज के कण अत्यधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णता प्रकाश श्वेत भी प्रतीत होता है, तो सफेद कलर का वो दिखने लगता है। ठीक है, अब आते हैं स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। ठीक है, ये भी याद जान लेते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है और सबको इस बारे में पता भी होगा। तो लिखा है वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो तरंगदैर्घ्य पर ही वो निर्भर करता है। लिखा है आगे लाल वर्ण मतलब लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुनी है। ठीक है, तो इसका प्रकाश तरंगदैर्घ्य क्या है, ज्यादा है, तो इसका थोड़ा कम है, तो इसको तरंगदैर्घ्य कहते हैं। जो ऊपर नीचे होता है इसी को हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा है अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण जो धूल कण होते हैं वो लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग छोटी तरंगदैर्घ्य को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं। ठीक है, तो लाल रंग का जो है सूक्ष्म कण क्या होता है, ये तरंगदैर्घ्य क्या होता है, ज्यादा होता है, तो उसको नहीं कर पाते, लेकिन नीले का कम होता है इसलिए कर देते हैं। धूल कण प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो कोई प्रकीर्णन न हो पाता। ये भी बहुत सही बात है। तब आकाश काला प्रतीत होता। तो ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि जब कोई अंतरिक्ष यात्री जाता है तो उसको आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। रात में भी काला दिखाई देता है, लेकिन दिन में कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ही दिखाई देता है। ठीक है, आगे लिखा है अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है। वही मैंने बताया जो है लिखा हुआ है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं हो पाता है, इसलिए हमें वो काला दिखाई देता है। तो सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से जो है हमें जो है आकाश नीला दिखाई देता है। संभवतः आपने देखा होगा कि खतरे के संकेत सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है। क्यों? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है। क्या आप इसका कारण जानते हैं? बिल्कुल बता दिया आपको। लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णित होता है, इसीलिए यह दूर से देखने पर लाल रंग का दिखाई देता है। इसका प्रकीर्णन कम होता है, इस वजह से जो है इससे हम जो है सिग्नल के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, चाहे रेलवे हो चाहे ट्रैफिक हो, कहीं होता है तो हम इसका लाल रंग का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है, इसके रंग ज्यादा इधर उधर भागते नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब सिंपल ये है। ठीक है, इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा, तो नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, उसे नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है।
वह अल्पतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को नेत्र बिना किसी तनाव के सुस्पष्ट देख सकता है उसे नेत्र का निकट बिंदु अथवा सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए यह दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। दृष्टि के सामान्य अपवर्तक दोष निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष होते हैं, ये भी मैंने बताया था। निकट दृष्टि दोष जो है निकटता दूर रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है दृष्टि पटल के सामने बनता है को उचित क्षमता के अवतल लेंस द्वारा संशोधित किया है, मतलब देखा जा सकता है। दीर्घ दृष्टि दोष जिसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं वो पास रखी वस्तु के प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बनता है। ठीक है, यहाँ सामने बनता है, यहाँ पीछे बनता है को उचित क्षमता के उत्तल लेंस द्वारा उसके हम देख सकते हैं। और वृद्धावस्था में लेंस की जो है समंजन क्षमता घट जाती है। श्वेत प्रकाश का जो है इसके अवयवी कणों में विभाजन जो है क्या कहलाता है, विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है रक्त मतलब लाल रंग का दिखाई देता है, यही इसका कारण होता है। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो है अगले चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।